वेलकम टू द चैनल एटीपी मंत्रा। सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज एक नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि किस प्रकार हिंदी भाषा की एक अधिकृत लिपि बनती है और देवनागरी लिपि का एक विकास कैसे होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जानते हैं आज की वीडियो में कवर करते हैं कुछ चीज़ों को। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये लिपि क्या होती है। हमने कहा कि देवनागरी लिपि का विकास, यहाँ पे हेडिंग है। सबसे पहले जानते हैं एक भाषा और एक लिपि में क्या फ़र्क होता है। तो दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए, भाषा जो होती है उच्चारित ध्वनि संकेत यानी कि श्रव्य के रूप में होती है, और जो लिपि होती है वो लिखित वर्ण संकेत यानी कि दृश्यात्मक होती है, उसे आप देख पाते हैं, और भाषा को आप श्रव्य यानी कि सुन पाते हैं। भाषा जैसे कि क्या है कि अपने विचार, अपनी भावनाओं को दूसरों तक जो है प्रेषित करने का एक माध्यम होता है। भाषा कोई भी हो सकती है ना, लेकिन उस भाषा को आप किस प्रकार से जो है लिखेंगे, ये उसकी लिपि कहलाएगा। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है लिपि कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई लिपि की। अब बात करेंगे कि सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी। तो सबसे प्राचीनतम जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, सबसे प्राचीनतम लिपि यहाँ पे कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। देखिए, भारत की सभी लिपियाँ जो है ब्राह्मी लिपि से ही निकलती हैं। तो प्राचीनतम लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है, और ब्राह्मी से ही अधिकांशतः जो लिपियाँ हैं वो उत्पन्न होती हैं। किस प्रकार होती हैं अभी हम चीज़ों को देखेंगे। एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि ब्राह्मी लिपि का जो प्राचीनतम नमूना हमें मिलता है वो बौद्धकालीन मिलता है। वो मिलता है 5th BC का, यानी कि 5वीं हम कहेंगे ईसा पूर्व का जो है हमें एक प्राचीनतम नमूना भी प्राप्त होता है। तो स्टार्टिंग इसकी हो रही है वैदिक काल से। ठीक है, और बौद्धकालीन इसका एक नमूना भी प्राप्त हो रहा है। अब एक क्यों ना हम जो है एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। देखिए, भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं ना, तो भारत का इतिहास यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से जो है एक प्रकार से माना जाता है। जो इतिहास शुरू होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। ठीक है, इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ, एक मोटा मोटा अंदाजा, एक आकलन आप लगाएंगे। ठीक है, ये टाइम पीरियड है, टाइम लाइन है, कैसी कैसी चीज़ें चली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया वैदिक काल। वैदिक काल के बाद महाभारत का काल आया। उसके बाद यहाँ पे बौद्ध धर्म आया। फिर उसके बाद यहाँ पे जैन धर्म आया। फिर उसके बाद यहाँ पे चले हैं प्राचीन राजवंश। यहाँ पे चले हैं वो कौन कौन से राजवंश हैं देखेंगे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग, कर्ण और सातवाहन वंश। इस प्रकार के कुछ प्राचीनतम यहाँ पे राजवंश चले हैं। तो इनको याद रखने की जो ट्रिक है वो ये है कि हसीन मासुका साथ। हमने कहा हसीन मासुका साथ। हसीन यानी कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हमने कहा मासुका यानी कि मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, और हसीन मासुका साथ लास्ट में है सातवाहन वंश। इस तरीके से ये ट्रिक है, प्राचीन राजवंश कौन कौन से चले भारत में, तो उनको याद करने की ट्रिक है। ठीक है, प्राचीन राजवंश भी यहाँ पे आ गए। उसके बाद देखेंगे कुषाण आए। उसके बाद देखिए गुप्त वंश आया। फिर हर्ष का काल आया। उसके बाद फिर अरबों का अटैक हुआ यहाँ पर। मोहम्मद बिन कासिम पहला ठीक है अरब आक्रमण वो करता है। उसके बाद यहाँ पे किस प्रकार सल्तनत काल भी चलता है। फिर उसके बाद मुगल काल चलता है। फिर अंग्रेज लोग आते हैं। तो ये एक जो है टाइम पीरियड, टाइम लाइन है। ठीक है, तो ये टाइमलाइन है। इस तरीके से जो है भारत में जो इतिहास में घटनाएं इस तरीके से हुई हैं, ऐसे ऐसे वंश यहाँ पे चले हैं। एक और चीज़ यहाँ पे जो मेंशन करेंगे वो ये कि देखिए, प्राचीन राजवंश से ऊपर यहाँ पे जो है सारी चीज़ें BC यानी कि ईसा पूर्व की चीज़ें हैं, और कुषाणों के बाद जो यहाँ पे देखिए फिर गुप्त, हर्ष, अरब जो भी हुए ये हमारे AD यानी कि ईस्वी में चलेंगे। जितने भी सन आएंगे, जितने भी यहाँ पे ईयर आएंगे, वो इस प्रकार से चलेंगे। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। ये चीज़ें यहाँ पे जो है मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो ये कि देखिए गुप्त काल में ब्राह्मी के 2 भेद हो गए थे, उत्तरी और दक्षिणी। एक बार फिर से देख लेते हैं गुप्त काल कहाँ पे है। देखेंगे, देखिए जो ब्राह्मी लिपि है, अभी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, जो प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वैदिक काल से हमने कहा कि जो ब्राह्मी लिपि है वहाँ से स्टार्ट हुई। महाभारत काल, बौद्ध काल में तो इसका एक प्राचीनतम नमूना भी प्राप्त है, जैन धर्म। फिर इस प्रकार से चला प्राचीन राजवंश, कुषाण। फिर गुप्त काल में आते आते देखिए यहाँ पे जो है ब्राह्मी के 2 भेद हो गए थे। किस प्रकार से, कौन कौन से भेद हुए थे? उत्तरी और दक्षिणी। अब देखिए विकास क्रम को एक बार अच्छे से देखेंगे। अब आप जानेंगे कि किस प्रकार ब्राह्मी से कई सारी लिपियों
लिपियां यहाँ पे जो उत्पन्न हुई हैं वो किस किस प्रकार से हुई हैं देखेंगे। देखिए, हमने कहा कि ब्राह्मी के दो भेद हो गए हैं, उत्तरी और दक्षिणी, गुप्त काल में आते आते। अब उत्तरी ब्राह्मी से यहाँ पे देखिए कितने प्रकार की लिपियों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, देखिए गुप्त लिपि यहाँ पे बनी, उसके बाद वहाँ से सिद्ध मात्रकार लिपि आई, उसके बाद यहाँ पे कुटिल लिपि आई। कुटिल लिपि भी यहाँ पे दो प्रकार से डिवाइड हो गई, एक नागरी और एक शारदा। तो शारदा से यहाँ पे गुरुमुखी लिपि उत्पन्न हुई, कश्मीरी, लहदा और टाकरी ये लिपियाँ बनी। और नागरी की यहाँ पे फिर दो शाखाएं निकली, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। और पश्चिमी शाखा में हम देखेंगे कि देवनागरी लिपि यहाँ पे है, राजस्थानी, इसी प्रकार गुजराती, महाजनी और कैथी ये लिपियाँ उत्पन्न हुई हैं नागरी की पश्चिमी शाखा से। और नागरी की पूर्वी शाखा से जो लिपियाँ यहाँ पर उत्पन्न हुई वो बांग्ला, असमिया और उड़िया। इस प्रकार ये देखेंगे आप पूरा का पूरा एक डायग्राम यहाँ पर आप देख लेंगे, जो विकास क्रम है ब्राह्मी से किस प्रकार की अलग अलग प्रकार की यहाँ पे लिपियाँ उत्पन्न हुई हैं, और उनमें से एक हमारी जो ये देवनागरी लिपि है वो भी यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पे जो है इसका विकास हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे देवनागरी लिपि का हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि के रूप में संघर्ष जो चला है वो किस प्रकार से चला है। ठीक है, 1800 से देखिए 1949 यानी कि लगभग 150 सालों तक ये संघर्ष चला है। कहने का तात्पर्य कि जो एक आधिकारिक जो लिपि यहाँ पे जो अपनाई जाए हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान यानी भारतवर्ष की, वो देवनागरी हो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे संघर्ष चला है, बिल्कुल संघर्ष चला है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम मेंशन करते हुए चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, आप यहाँ पे जो है लूसेंट की सामान्य हिंदी में जो है अगर आप ये टॉपिक देखेंगे तो वहाँ से जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हमने लिए हुए हैं। तो देखिए, कुछ पहला पॉइंट यहाँ पे है कि भारत की जो अधिकृत लिपि क्या होगी। ठीक है, कौन सी होनी चाहिए। तो इस पर जो विवाद था वो दो भाषाओं को लेके था या दो लिपियों को लेके था, वो था नागरी लिपि और हिंदी, फारसी लिपि और उर्दू। इन दोनों में जो है विवाद जो है हुए कि किसको जो है बनाई जाए। ठीक है, देखिए अंग्रेजों की जो भाषा नीति थी ना वो फारस की ओर अधिक झुकी हुई थी, इसलिए हिंदी को भी फारसी में लिखने का षड्यंत्र किया गया था। ठीक, अब अंग्रेजों से पहले यहाँ पर मुगल लोग थे, अब मुगलों की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि फारसी यानी कि उर्दू, ठीक है, उर्दू भाषा का प्रभाव बिल्कुल था। तो अंग्रेजों की भी इस ओर जो है एक रुझान था। ठीक है, और उनकी जो नीति थी वो फारस की ओर अधिक झुकी हुई थी। तो ये सारी बातें हैं। तो इस प्रकार जो हिंदी और फारस में जो इस प्रकार से जो ये एक हम कहेंगे जो घालमेल हुआ वो कैसे हुआ। देखिए इसी पॉइंट पे हिंदी भाषा और फारसी लिपि का घालमेल यानी कि एक प्रकार से अनुचित संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज की देन है। अब ये फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है, इतिहास में हमने पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत सभी गवर्नर जनरल और वायसराय जो हमारी एक सीरीज़ है उसके अंदर हमने आपको बताया कि फोर्ट विलियम कॉलेज किसके टाइम पे बना था, कौन गवर्नर जनरल था वो। तो उसी के नाम से हमने एक वर्ड लिया था, उससे रिलेट किया था, तो वो था वेलेज़ली, है ना। तो वेलेज़ली का वो से हमने कहा था कि विलियम, फोर्ट विलियम कॉलेज, तो उसी के टाइम पे बना था। इसके बारे में जान लेते हैं, महत्वपूर्ण है कुछ पॉइंट्स। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज यानी कि जो कलकत्ता में है, प्राच्य विद्याओं और भाषाओं का अध्ययन केंद्र था। ठीक, जो स्थापित किया गया था सन 1800 में लॉर्ड वेलेज़ली के समय में। अब लॉर्ड वेलेज़ली कौन था, भारत का एक गवर्नर जनरल था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष हुए जॉन गिलक्राइस्ट। तो एक जॉन गिलक्राइस्ट नाम का बंदा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए नेक्स्ट इसी के बारे में बात है, वो ये है कि गिलक्राइस्ट के अनुसार हिंदुस्तानी की 3 शैलियाँ थी। अब इससे पहले जानते हैं ये हिंदुस्तानी क्या है। देखिए इसको हमने जो है कवर किया हुआ है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं यानी कि हिंदी के विकास। इससे पहले जो वीडियोस हमने कवर की उसमें आपको ये टॉपिक जो है इजीली बहुत ही आसानी से आपको समझाया गया है। तो आई बटन पे लिंक है, वहाँ पे एक बार बिल्कुल चेकआउट करेंगे। तो बहरहाल हम जानते हैं हिंदुस्तानी क्या है। देखिए हमने कहा कि जो आधुनिक जो हिंदी का जो विकास की बात हमने कहा कि आधुनिक हिंदी, ठीक है, आधुनिक हिंदी में भी यहाँ पे जो है आधुनिक
भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और हिंदी के विकास में हमने कहा कि प्राचीनतम हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी हुई थी। तो आधुनिक हिंदी में जो है खड़ी बोली विकसित हुई थी, ठीक हो गया। और खड़ी बोली की जो है शैलियाँ थी, उनमें से एक थी शुद्ध हिंदी, अरबी फारसी वाली और हिंदुस्तानी। शुद्ध हिंदी यानी बिल्कुल हिंदी बोली जाएगी शुद्ध रूप से, ठीक है। और अरबी फारसी कुछ उर्दू के वर्ड्स वहाँ पे अरबी फारसी का प्रभाव होगा खड़ी बोली में। और हिंदुस्तानी जो खड़ी बोली की शैली थी उसमें जो है एक प्रकार से वो मिक्सअप थी हिंदी का भी और उर्दू का भी, ठीक है, तो उसको हिंदुस्तानी बोला गया। तो गिलक्राइस्ट के अनुसार जो वो हिंदुस्तानी थी खड़ी बोली है, आप समझ लीजिए खड़ी बोली कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो उसकी 3 शैलियाँ यहाँ पे किस प्रकार से थी, कौन कौन सी थी। तो उन्होंने कहा कि दरबारी फारसी शैली जो कि दुरू यानी कि कठिन है, वो लोगों की पहुंच से दूर है। हिंदुस्तानी शैली, और एक उन्होंने कहा कि हिंदवी शैली। हिंदवी शैली को उन्होंने गंवारू माना और जो सेकंड नंबर की हिंदुस्तानी शैली है उसको प्राथमिकता दी, ठीक है। अब देखिए ये इसमें क्या था कि ये जो हिंदुस्तानी शैली थी इसमें भी अरबी और फारसी शब्दों की बहुलता थी, यानी कि अरबी और फारसी शब्द ज़्यादा थे, नाम के लिए हिंदी थी, ठीक हो गया। तो अभी भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है, ठीक है, अभी भी संघर्ष जारी है। किसका किसका जारी है? हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि है उसका आधिकारिक रूप में जो वो एस्टेब्लिश्ड होगी उसके लिए जो इसका संघर्ष है वो जारी है। अब देखिए कुछ और बातें हैं यहाँ पे, कब क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रयास हुए देवनागरी के लिए। तो देखिए पॉइंट यहाँ पे है कि पंडित गौरी दत्त द्वारा नागरी जो देवनागरी है उसके प्रचार के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया। तो कुछ पत्र और पत्रिकाओं का संपादन किया है, उससे रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे जो है मेंशन है। तो नागरी प्रकाश नामक पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। इसी प्रकार देवनागरी गजट, देवनागर और देवनागरी प्रचारक, इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं इन्होंने जो है संपादित की। इनसे संबंधित वर्ष यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये जो है देवनागरी के प्रचार प्रसार की बातें चल रही हैं। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ पर आता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, इसका जो नारा दिया वो प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया था। तो ये अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब रोमन लिपि। तो इससे पहले एक पॉइंट यहाँ पे ये आएगा, अब इतना विवाद तो चल ही रहा था दो भाषाओं को लेके। अब अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि भारतीय भाषाओं हेतु रोमन लिपि अपनाने का प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर दिया। कब किया? 1893 में। अब इसी के जो है विरोध में रोमन लिपि की अनुपयुक्तता पर प्रकाश डाला था नागरी प्रचारणी सभा ने। तो इन्होंने क्या किया था कि नागरी कलेक्टरी नाम की अंग्रेजी पुस्तक यहाँ पर प्रकाशित की थी और इसके द्वारा जो है इस बात का खासतौर पर विरोध किया गया था, ठीक है। अब ये नागरी प्रचारणी सभा क्या है? तो देखिए ये एक हिंदी भाषा साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार के लिए एक संस्था है, एक स्थापित संस्था जो है वो नागरी प्रचारणी सभा थी। कब स्थापित की गई थी? देखिए 16 जुलाई 1893 में ही स्थापित की गई थी। 1893 में ही जो है अंग्रेजों ने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना जो है रोमन लिपि को अपना लिया जाए, है ना। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। तो इस प्रकार और ये जो नागरी प्रचारणी सभा स्थापित होती है ये श्याम सुंदर दास जी द्वारा होती है। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए अब टाइम आता है 1928 का। तो नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे जो है 1928 में इसकी जो भाषा लिपि से संबंधित संस्तुति है उसमें क्या कहा गया। देखिए देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होगी, ऐसी बात कही गई। तो अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इन्होंने कहा कि देवनागरी और फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हिंदुस्तानी एक प्रकार से मिक्सचर था हिंदी का भी और उर्दू का भी। तो इसमें देवनागरी से हिंदी के शब्द थे और फारसी से उर्दू के शब्द थे। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी जो है खड़ी बोली की एक शैली, खड़ी बोली का एक रूप, तो इसको राजभाषा बनाई जाए। तो अभी भी जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है, संपूर्ण रूप से देवनागरी का प्रभुत्व तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इस समय तक भी हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि के मामले में विवाद की स्थिति बनी हुई थी। चलिए ठीक है, तो फिर फाइनली क्या होता है? फाइनली टाइम आता है 1949 का। संविधान सभा में भाषा संबंधी विधेयक पारित होता है 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 में, ठीक है। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है राजभाषा से संबंधित सभी अनुच्छेद वहाँ पे हमने कवर किए हैं। तो उसमें फर्स्ट अनुच्छेद जो है 343 में क्या बात कही गई कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो फाइनली ये बात यहाँ पे जो हमारे संविधान में लिख दी गई,
इस चीज़ को जो है मेंशन कर दिया गया कि जो भारत की राजभाषा है वो हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। ठीक है, तो हिंदी की लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो ये बात फिर फाइनली जो विवाद हुआ वो यहाँ जाके खत्म हुआ। हम कहेंगे कि अंततः भाषा की लिपि को लेकर विवाद अब समाप्त हो चुका है। तो ये ओवरऑल एक संघर्ष चला है देवनागरी लिपि का। तो यही सब बातें थी, हमने जाना कि देखिए किस प्रकार देवनागरी लिपि का हिंदी भाषा की जो अधिकृत लिपि वो बनती है, वो किस प्रकार बनती है और किस प्रकार से एक संघर्ष के दौर से गुजरती है। ठीक है, 150 सालों तक का एक संघर्ष चलता है। ठीक है, और फाइनली 1949 में इसको जो है देवनागरी लिपि जो है हिंदी भाषा की जो है एक आधिकारिक यहाँ पे लिपि बना दिया गया और उसको मेंशन कर दिया गया अनुच्छेद 343 में, आर्टिकल 343 में ये बात मेंशन कर दी गई कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। तो अब जो है आप बताएंगे, ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि देवनागरी लिपि में भारत में कौन कौन सी भाषाएं हैं। ठीक है, और अगर आपको जानना है तो पहला कमेंट जरूर देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, हमने जाना ये सब चीज़ें जानी और साथ ही साथ स्टार्टिंग में हमने जाना कि जो देवनागरी लिपि है वो किस प्रकार से विकसित होती है ब्राह्मी से, सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी, और इसके साथ साथ ब्राह्मी से और कौन कौन सी लिपियाँ यहाँ पे जो है उत्पन्न होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप आपको जो है आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, चीज़ें पता चली होंगी, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। पीस आउट दोस्तों, दिस वाज प्रियंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।